हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 5 पेपर 2 का एल्किल हैलाइड्स जो हैं उनकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कैसे एल्किल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, प्रतिस्थापी और एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि विलोपन अभिक्रिया देते हैं, जो कि हम फर्स्ट ईयर का पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे एल्किल हैलाइड्स क्या हैं। एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बॉन्डेड टू sp3 कार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो कैसे एलिमिनेशन और ये रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो ये बड़ा नेगेटिव पार्ट लगा हुआ है, इससे ये दोनों sp3 हाइब्रिड कार्बन जो से जुड़ा होता है, ये प्रतिस्थापी अभिक्रिया भी देता है और विलोपन अभिक्रिया भी देता है। जैसे हम ये देखते हैं RX मॉलिक्यूल है, ये यदि प्रतिस्थापी अभिक्रिया देगा, RX का जो X है वो Y से प्रतिस्थापी होके X का स्थान Y ले लेता है। ऐसी अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापी अभिक्रिया कहते हैं और यहाँ पे X हमारा बाहर निकल जाता है। एलिमिनेशन विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है कि X भी बाहर निकल जाता है और H जो है HY के साथ बाहर निकल जाता है और हमें सिंगल बॉन्ड के स्थान पर डबल बॉन्ड प्राप्त होता है। ऐसे अभिक्रिया को हम एलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक तरह से हम देखते हैं कि एल्किल हैलाइड कौन से हो सकते हैं। एल्किल फ्लोराइड हो सकता है, एल्काइल क्लोराइड हो सकता है, एल्काइल ब्रोमाइड हो सकता है और एल्काइल आयोडाइड हो सकता है। तो हैलाइड आयंस आर good living groups. Substitution reaction on these compounds are very easy and are used to get a wide variety of compounds. हम इससे कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स भी बहुत सारे बना सकते हैं, क्योंकि हैलाइड जो होते हैं वो आसानी से ग्रुप लिविंग ग्रुप होते हैं, आसानी से छोड़ देते हैं बंध को और हम प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं प्राप्त कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ये एल्किल हैलाइड नेचर में भी हमें कहाँ पाए जाते हैं। नेचर में जो रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी भी सिंथेसाइज करती है एल्किल हैलाइड्स को। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सी हेयर, जो सी हेयर है, ये भी नेचर में एल्किल हैलाइड्स को प्रिपेयर करती है। तो प्रतिस्थापी अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हैलाइड्स को हम देखते हैं कि किस प्रकार से हैलाइड प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं देती है। तो हम देखते हैं कि ये एल्काइल ब्रोमाइड है। एल्काइल ब्रोमाइड जो कि प्राथमिक एल्किल ब्रोमाइड है, ये किसी भी OH एक्वस के OH से अभिक्रिया करके ये Br का स्थान OH ले लेता है और अब Br बाहर निकल जाता है। तो ब्रोमोमेथेन किस में चेंज हो जाता है? मैथेनॉल में चेंज हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे यदि एक का इस ब्रोमोएथेन मेथेन का कंसंट्रेशन यदि हम डबल करते हैं, इसकी सांद्रता को हम बढ़ाते हैं, डबल करते हैं, तो हमें अभिक्रिया की दर भी डबल प्राप्त होती है। यदि हम OH की अभिक्रिया को सांद्रता को बढ़ाते हैं, इसकी सांद्रता को भी डबल कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की सांद्रता क्वाड्रुपल 4 टाइम बढ़ जाती है, क्वाड्रुपल्स हो जाती है। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ब्रोमोमेथेन एंड OH. This reaction is an example of SN2 reaction. ये किसका उदाहरण है? SN2S मतलब प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूशन, N stand for nucleophile, 2 stand for pi molecular. तो न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूल। तो बाइमॉलिक्यूलर यानी कि दोनों की सांद्रता पर जो अभिक्रिया ब्रोमोमेथेन और OH दोनों की सांद्रता पर जो अभिक्रिया बाइमॉलिक्यूलर दोनों पर निर्भर करती है, ऐसी अभिक्रिया को हम SN2 अभिक्रिया कहते हैं। तो alkyl halide, the rate of reaction depends on the concentration of both the reactants. When the hydrogen of ब्रोमोमेथेन, जैसे जैसे ब्रोमोमेथेन का हाइड्रोजन जो ये है, यदि हम CH3 से प्रतिस्थापित करते जाते हैं तो रेट, यदि CH3 तीनों है तो अभिक्रिया की दर 1200 गुना होती है। यदि उसकी हर एक भी हाइड्रोजन हमने CH3 से प्रतिस्थापित कर दिया तो उसकी दर 40 रह जाती है, और यदि 2 हाइड्रोजन हमने CH3 से प्रतिस्थापित कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी केवल 1 गुना रह जाती है। और ऐसी रिएक्शन को द रिएक्शन ऑफ एन एल्किल हैलाइड इन विच द हैलोजन इज बॉन्डेड टू एन asymmetric center leads to the formation of only one stereoisomer। तो ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें कि हैलोजन एसिमेट्रिक कार्बन से यदि जुड़ा रहता है तो उसकी एसिमेट्रिक सेंटर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन आइसोमर। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे हम हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाती है। तो यूजेस और इनगोल्ड ने जो है हगेज एंड इनगोल्ड प्रपोज द फॉलोइंग मैकेनिज्म, जिसमें हम देखते हैं कि ये टर्शरी मोनो एल्किल ब्रोमाइड है, CH3Br है। एल्किल ब्रोमाइड को प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड को जब OH पहले से उपस्थित न्यूक्लियोफाइल कौन सा है इसमें? Br है। Br के विपरीत दिशा से आने वाला नया न्यूक्लियोफाइल, Br भी एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन आने वाला जो नया न्यूक्लियोफाइल है OH, वो इसके पीछे की दिशा से जब आक्रमण करता है तो हमको एक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है, जिसे हम संक्रमण अवस्था कहते हैं। इस संक्रमण अवस्था से हम देखते हैं कि एक समय में दोनों न्यूक्लियोफाइल, निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल और आने वाला न्यूक्लियोफाइल, दोनों एक समय में इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज Br पे भी है और पार्शियली नेगेटिव चार्ज OH पे भी है। इस समय यहाँ पर ये संक्रमण अवस्था बहुत ही कम समय के लिए बनती है, क्योंकि ये बहुत ही टेंस होती है। क्यों टेंस होती है? क्योंकि यहाँ पे इस CH3Br में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 संकरण होता है, लेकिन इस ट्रांजिशन स्टेट में sp2 संकरण होता है। समतली इसकी संरचना प्लेनर इसकी संरचना होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण, और ये बहुत ही तनावग्रस्त होता है, क्योंकि जो इसमें जो एनर्जी है, निकलने वाला ब्रोमाइड से जो बंध टूटता है उससे जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है वही OH को जोड़ने में काम आती है। बाहर से हमको इस अभिक्रिया के लिए कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए ये जो अवस्था है। और इसमें 109 का जो टेट्राहेड्रल संरचना का जो एंगल है 27 इंच का, 109-27 इंच का बॉन्ड एंगल टूट के ये 120 डिग्री में चेंज होता है, इसलिए इसकी संरचना बहुत ही टेंस संरचना होती है और अस्थायी होती है। तो इसको हम देखते हैं कि हमको पहले से प्रेजेंट जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है उससे हमें विपरीत प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम प्रतिपन्न उत्पाद कहते हैं, या इन्वर्टेड प्रोडक्ट कहते हैं, या मॉडर्न इन्वर्जन कहते हैं। इस तरह का SN2 मैकेनिज्म होता है। So increasing the concentration of either of the reactant, their collision more probable। ये ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम इस तरह से भी समझा सकते हैं कि ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। हमको x एक्सिस पे हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेते हैं और y एक्सिस पर हम
एनर्जी लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, तो हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्टेंट की रेट जो होती है, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट की रेट जो है वो ऊर्जा प्रोडक्ट की ऊर्जा से अधिक होती है। जब रिएक्टेंट इससे अभिक्रिया करके हम इस एनर्जी जब गेन करता है तो हम ये ट्रांजिशन स्टेट पीक पे मिलती है, और ट्रांजिशन स्टेट इसमें हमको कन्वर्जन करके तो ये प्रोडक्ट बनाती है। तो ये जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं। यदि ये एनर्जी नेगेटिव होती है तो हमें ऊर्जा बाहर निकलती है, और जो ऊर्जा बाहर निकलती है वही इसको स्टेबलाइज करती है प्रोडक्ट को। इसको हम स्टेरिक ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम SN2 का बोलते हैं। जैसे जैसे ये CH जो है, CH3 में यदि हमको H को रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेस करने के कारण यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये है CH3 होने के कारण जो आने वाला OH है उसको हम 109 डिग्री के एंगल से चेंज करके 120 डिग्री के एंगल पे ले जाना, प्लेनर संरचना बनाने में उसे बहुत ही अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये देखिए कितनी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। इसको हमको इस OH को, आने वाले OH को, CH3 को ज्यादा हमें एनर्जी लगाकर प्लेनर संरचना बनानी पड़ती है। इस प्लेनर संरचना के कारण ये बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमें अभिक्रिया में अवेलेबल नहीं होती है। अतः और ये देखिए कितनी अधिक एक्टिवेशन एनर्जी जरूरत है, इतनी एक्टिवेशन ज्यादा जरूरत होती है जो कि अभिक्रिया में हमें प्राप्त नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन CH3 से होता जाता है, बल्कि ग्रुप बढ़ते जाते हैं, बहुत ही स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण हमें ये संरचना ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः जैसे जैसे बल्कि ग्रुप 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन ब्रोमाइड ग्रुप में बढ़ते जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन उनकी कम होती जाती है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं कि कैसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है। देखिए, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम इसमें OH जो है Br पर अटैक करता है तो S से 2R ब्यूटेनॉल बन जाता है। S से R मतलब S कॉन्फ़िगरेशन से R कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। इट मीन्स इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है SN2 रिएक्शन में। तो फैक्टर्स कौन कौन से SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं? OH ग्रुप यदि 1 डिग्री का CH2I से अभिक्रिया करता है तो ID रिलेटिव रेट्स ऑफ रिएक्शन 30,000 टाइम्स होती है। यदि Br लेते हैं तो हमको 10,000 टाइम्स होती है। यदि लिविंग ग्रुप पे मतलब कौन कौन से फैक्टर से, सबसे पहले है लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप यदि आसानी से हट जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत जल्दी होती है। तो Cl है तो 200 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन होती है, और F है तो 1 टाइम है। तो हम कह सकते हैं कि जितना जल्दी लिविंग ग्रुप लीव करेगा, जैसे आयोडीन की साइज बड़ी है तो जैसे जैसे साइज बड़ी होती जाती है लिविंग ग्रुप आसानी से हटता जाता है, और जैसे जैसे लिविंग ग्रुप की साइज, फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है तो फ्लोराइड सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन देता है, बहुत ही कम देता है। इसी तरह दूसरा जो है न्यूक्लियोफाइल पे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। इन जनरल फॉर हैलोजन सब्स्टिट्यूशन द स्ट्रॉन्गेस्ट इज द बेस, द बेटर इज द न्यूक्लियोफाइल। तो जितनी ज्यादा पीके वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी। इन जनरल हैलोजन सब्स्टिट्यूशन द स्ट्रॉन्गेस्ट द बेस, the better the nucleophile.
थर्ड पॉइंट जो है इसकी, अब हम देखते हैं कि SN2 रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स के साथ कौन कौन SN2 रिएक्शन देता है। तो जैसे हम फिनोल के साथ या अल्कोहल के साथ OH के साथ, SH के साथ, RO के साथ, RS के साथ, NH2 के साथ, तो यदि हम अभिक्रिया कराते हैं CCR के साथ, साइनाइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, तो अल्कोहल, थायोल, ईथर, थायोईथर, अमीन, अल्काइन और ये सभी इसके साथ बनते जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हैलाइड्स। हैलाइड्स के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे कैसे होता है। यदि हम इफ कंसंट्रेशन ऑफ, अब हम देखते हैं SN1 रिएक्शन, यदि तो यदि टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड लेते हैं हम, तो हमें वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो 1,1-डाइमिथाइल एथेनॉल मिलता है। इसमें हम देखते हैं इफ कंसंट्रेशन ऑफ 1 is double, the rate of reaction is double. If concentration of 2 is double, the rate of reaction is not doubled. It means it shows that rate of reaction depends only on the concentration of tertiary alkyl bromide, not on the water molecule. So the rate of reaction is directly proportional to the 1-bromo-1,1-dimethyl ethane means tertiary alkyl bromide पर ही इसकी rate of reaction depend करती है. This reaction is an example of SN1 reaction. S stand for substitution, N stand for nucleophile and nucleophilic, and 1 stand for unimolecular. It means unimolecular nucleophilic substitution reaction in which rate of reaction is depends only on the one concentration of one substituent, one substrate, not on others. Now we come to the mechanism of SN1 reaction. The rate of reaction depends on the concentration of alkyl halides only. Why it is so? When the methyl group of 1,1-bromodimethylamethane are replaced with hydrogen, the reaction rate slow down. हम देखते हैं कि जैसे एल्किल हैलाइड जिसमें कि तीनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलेटिव रेट 0 के बराबर है, यदि एक CH3CH को हटा के लगाया तो भी रेट ऑफ रिएक्शन 0 है। जैसे ही हमने 2 डिग्री कार्बन कर दिया इसको, रेट ऑफ 2 मिथाइल समूह लगा दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन 12 हो गई। और यदि टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमने लगाए हैं, टर्शरी लगाया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 12 कितना टाइम्स इतनी रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हम देखते हैं कि now we come to the mechanism of SN1 reaction. SN1 reaction जो है सबसे पहले क्या होता है, it is a two-step reaction. SN1 reaction is one-step reaction, but SN2 reaction is a two-step reaction. In first step, CBr bonds breaks, and this reaction is slow reaction which gives the cation tertiary alkyl halide. टर्शरी अल्किल हैलाइड जो है टर्शरी कार्बोकेटाइन देता है। जब इस टर्शरी कार्बोकेटाइन पर जो वाटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो अटैक करते हैं, तो इसके ऊपर OH और H लग जाता है और we get the second step is fast step and we get the alcohol. तो प्रोटॉन का डिसोसिएशन हो जाता है सेकंड स्टेप से, और सेकंड स्टेप के डिसोसिएशन से हमको H बाहर निकल के OH लग जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन कैटायन. This one is a nucleophile, so it is a nucleophile. Now it is the energy profile diagram. Is x-axis is the reaction coordinate and y-axis is the energy profile. Energy diagram.
सॉरी इट इज इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम देखते हैं कि रिएक्टेंट की ऊर्जा जो है वो प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा है। जब ये इसमें, क्योंकि ये 2 स्टेप प्रोसेस है, तो हमें 2 पद प्राप्त होते हैं, 2 जो इनकी ग्रुप्स प्राप्त होते हैं। फर्स्ट ग्रुप जिसमें कि केटायन बनता है, सेकंड ग्रुप जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल इस केटायन से अटैच होता है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल। तो और फिर वो बाद में इसमें चेंज होता है। तो जितनी ज़्यादा ये वापस एनर्जी होगी, उतना ही प्रोडक्ट वापस इसमें रिएक्टेंट में चेंज होगा। तो हम देखते हैं कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट रेट डिटरमिनिंग, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो होती है वो बहुत स्लो होती है। जो स्लो स्टेप होती है उसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। पद को, क्रिया को निर्धारित करने वाला पद कहते हैं। तो मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि ये आर अलग हो जाता है, बी अलग हो जाता है। तो ये हमको एक केटायन प्राप्त होता है। जो केटायन हमें प्राप्त होता है वो आने वाला न्यूक्लियोफाइल दोनों दिशा से इसके ऊपर आक्रमण कर सकता है। इस दिशा से भी आ सकता है और इस दिशा से भी आता है। तो हमको जब इस दिशा से जब आते हैं तो हम देखते हैं कि यदि हम प्रोटॉन H2 इस डायरेक्शन से अटैक करेगा तो हम देखते हैं कि हमको इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। हमको इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, देखिए ये वाला, ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है और इस तरह से अटैक करेगा। और यदि हम इस साइड से अटैक करेगा तो हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला एल्काइल हैलाइड वाला, एल्किल हैलाइड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वही प्रोडक्ट मिलता है। इस तरह हम देखते हैं कि जो 50% चांस सेम रिटेंशन के रहते हैं और 50% चांस जो है वो इन्वर्टेड होने के मिलते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट SN1 प्रोडक्ट में, SN1 मैकेनिज्म में हमको इन्वर्टेड और सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट मिलता है। ऐसे को हम रेसिमिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये किसी भी दिशा में डाइवर्ट नहीं करता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN1 रिएक्शन। Two factors affect the rate of SN1 reaction: the ease with which the leaving group dissociate from the carbon, कितनी आसानी से वो कार्बन से रिलीविंग ग्रुप अलग हो जाता है। सेकंड, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो, अलग होने के बाद कार्बोकेटायन कितना स्टेबल होता है। तो जैसा हम देखते हैं, द मोर द सब्स्टिट्यूटेड द कार्बोकेटायन, जितना ज्यादा प्रतिस्थापित कार्बोकेटायन होगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्थायित्वता होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि टर्शरी कार्बोनियम आयन ज्यादा स्थायी, ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन देता है वनस्पति की प्राथमिक हैलाइड के। As in the case of SN2, the weaker base is the leaving group, the less tightly it is bonded to the carbon atom and easier to, हम देखते हैं कि जो लिविंग ग्रुप होता है छोटा होता, वीक होता है, वो ज्यादा कम टाइटली जुड़ा हुआ होता है और वो कार्बन को आसानी से ब्रेक डाउन कर सकता है। Say that the reactivity of nucleophile has no effect on the rate, और न्यूक्लियोफाइल की एक्टिविटी से SN1 अभिक्रिया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। Now compare SN1 to SN2. Two-step mechanism, it is a one-step unimolecular rate determining step, bimolecular rate determining step. Product have both retained and inverted product. It is racemic product. Product has inverted configuration relative to reactant. Reactivity order of is methyl 1 degree and 2 degree. तो SN2 सबसे कम 3 डिग्री जो वाला होता है वो रिएक्ट करता है, इसमें 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, then 2 degree, then 1 degree and methyl group. So तो हम कह सकते हैं कि आज का लेक्चर हम SN1 और SN2 के कंपैरिजन के साथ खत्म करते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसके मैकेनिज्म के क्वेश्चंस कीजिए। थैंक्स लॉट। बाकी जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो में देखेंगे। थैंक्स अ लॉट।